हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच कि आप में से काफी लोगों ने मेरे एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन किया है और मोस्ट प्रोबेबली आपको उस सीरीज से काफी फायदा होगा। बट आज का जो हमारा मुद्दा है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, दैट टॉपिक इज कॉल्ड डेलीगेशन। मैंने ऑलरेडी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर्स बनाए हुए हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। बट डेलीगेशन वाला टॉपिक रह गया था, तो आज के इस सेशन में हम डेलीगेशन कवर करेंगे। सो लेट अस बिगिन। Let's talk about the meaning of delegation कि delegation होता क्या है। तो delegation is the process by which manager assigns many operating tasks as possible to subordinates by the virtue of his authority। अब delegation में हम करते क्या है कि जो मैनेजर है या जो सुपरवाइजर है या जो अथॉरिटी में आपसे ऊपर वाली पोजीशन पर आता है, वो पर्सन क्या करता है कि अपने कुछ टास्क, कुछ जो उसके ऑपरेटिंग टास्क हैं, उसको वो अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उन लोगों को वो डेजिग्नेट कर देता है कि आप लोग इन कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो आपकी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सुपरवाइजर के पास 5-6 काम है तो वो नीचे में 2-3 अपने सबॉर्डिनेट में 2-2 काम को बांट के दे सकता है एंड कंसंट्रेट्स हिज एफर्ट्स ऑन द मैनेजरियल टास्क। तो जो बेसिक टास्क होते हैं, जो छोटे टास्क होते हैं, वो सब वो नीचे डेलीगेट कर देता है और जो मैनेजरियल टास्क होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, वो अपने पास रख लेता है। मैनेजर ग्रांट सर्टेन ड्यूटीज ऑन अदर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो मैनेजर है वो अपने कुछ काम को और कुछ अथॉरिटी को भी अपने नीचे अपने सबॉर्डिनेट्स को ड्यूटीज के फॉर्म में डेलीगेट कर देता है, उनको दे देता है। ठीक है, एक इसकी डेफिनेशन थी, दिस डेफिनेशन इज बाय एलन। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा द इंथ्रस्टमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। सो बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को भी पार्ट ऑफ, मतलब सब कुछ नहीं देना आपको, अ पार्ट ऑफ आप उसको किसी और को देते हो, प्लस यू क्रिएट एन अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियसली आप जिसको दोगे फिर उस पर्सन की कुछ अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना, उसको कुछ ना कुछ काम तो करके दिखाना पड़ेगा, तो अकाउंटेबिलिटी भी उसके पास चली जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता भी है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी देखने को मिलता है कि अथॉरिटी किसके पास रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, अकाउंटेबिलिटी किसके पास जाएगी, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। Let's talk about the characteristics of delegation। Delegation की characteristics क्या होते हैं? सबसे पहला characteristics, it's a two-sided relationship between senior and the subordinate in granting and accepting authority based on the act of trust and confidence। अब ये देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये टू साइड एक्टिविटी है, टू साइड रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली बात है, सीनियर जो है सबॉर्डिनेट को काम देना चाहता है, वो उसको ग्रांट करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम जो जूनियर है, जो सबॉर्डिनेट है, उसको भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। अगर वो मना कर देगा, कहेगा मैं ये काम करना ही नहीं चाहता, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो आप कर नहीं सकते, डेलीगेट आप नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, जो पर्सन दे रहा है वो ग्रांट कर रहा है और जो पर्सन ले रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की भी बात है। हम सभी पर्सन को अपना काम नहीं देते, कुछ एक लोग होते हैं हमारी लाइफ में, उनको हम काम देते हैं। मैनेजर भी सभी लोगों को अपना काम नहीं देता, जो उसके लोग कॉन्फिडेंस के लोग हैं, ट्रस्ट के लोग हैं, उन्हीं लोगों को काम मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इट गिव्स फ्रीडम टू थिंक, डिसाइड एंड मैनेज ऑन हिज ओन। इट क्रिएट्स डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आपको फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम किस चीज का मिलता है? क्योंकि आप अपने ऑपरेटिंग टास्क को डेलीगेट कर रहे हो और मैनेजरियल टास्क को अपने पास रख रहे हो। सो इन दैट सिचुएशन आपको थिंक करने का, डिसाइड करने का, मैनेज करने का अपने लेवल पर काफी आसानी हो जाती है। सुपरवाइजर को फायदा होता है, राइट? बट एट द सेम टाइम ये एक डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, क्योंकि आप जो भी काम अपने सबॉर्डिनेट को दोगे, फिर आप उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हो कि वो पर्सन उस काम को करेगा या नहीं करेगा। अगर कल को वो काम नहीं करता तो ऑब्वियसली उसकी अकाउंटेबिलिटी तो है, बट लार्जली किसकी अकाउंटेबिलिटी है? आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड, द मैनेजर डेलीगेट्स द टास्क should have authority of the task himself, however the entire authority cannot be delegated। very very important point। इस पे तो कई बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अथॉरिटी को आप कंप्लीटली डेलीगेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आंसर है कि नहीं कर सकते। आप पार्ट ऑफ अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ऑब्वियसली किसी को टास्क दे रहे हो तो आप उसको कुछ अथॉरिटी भी तो दोगे ना, ताकि वो अपने लेवल पे कुछ काम कर सके, कुछ डिसीजन ले सके। वो बार बार आपके पास तो नहीं आता रहेगा ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पार्ट ऑफ अथॉरिटी जो है वो आप डेलीगेट करोगे, बट सारी की सारी अथॉरिटी आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को कई बार मिल जाता है।
Let's talk about the next point, and that is called there is no delegation of responsibility and the superior can exercise his power over the subordinate even after delegation. अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई डेलीगेशन नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो सुपरवाइजर की है। क्यों है? क्योंकि उसने आगे अपना काम किसी और को दिया है, लेकिन वो क्या कर सकता है? वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो आपको मजबूर कर सकता है कि आप उस काम को करें। बट यहां पर अगेन मैं कहता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एज अ मैनेजर आपकी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट आपसे पूछेगी कि वो काम क्यों नहीं हुआ, उस पर्सन से नहीं पूछेगी जिसको आपने वो काम दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। अब टाइप्स ऑफ डेलीगेशन कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो टाइप हमारे पास है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डेलीगेशन। स्पेसिफिक डेलीगेशन मींस assigning पर्टिकुलर फंक्शन और a सिंगल टास्क जनरली डन बाय मिडिल लेवल मैनेजर। अब कोई भी जब सिंगल टास्क, कोई ऐसा काम आया जो बहुत स्पेसिफिक काम है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन है जो रिपीटेटिव है, हमेशा होता है, और कोई एक सिंगल टास्क है, तो आप उसको जब डेलीगेट कर रहे हो, किसी सिंगल टास्क को डेलीगेट कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डेलीगेशन, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड जनरल डेलीगेशन। जनरल डेलीगेशन, टास्क सच एज प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग आर डेलीगेटेड, इट इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। अब कई बार क्या होता है कि जो आपके टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो कुछ कुछ एक फंक्शंस को, जो फंक्शंस है, जैसे प्लानिंग फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन है, डायरेक्टिंग फंक्शंस है, तो इस तरह के फंक्शंस को डेलीगेट कर देते हैं टू स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट्स और टू स्पेसिफिक मिडिल लेवल मैनेजर्स। तो दैट इज व्हाट इज जनरल डेलीगेशन इज ऑल अबाउट। जब आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ही आप आउटसोर्स कर दे रहे हो, आउटसोर्स नहीं सॉरी डेलीगेट कर दे रहे हो, जब आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन को डेलीगेट कर दे रहे हो। Third is called formal delegation. Formal delegation means when duties are delegated according to the formal structure of the delegation. कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन खुद ही एक डेलीगेशन स्ट्रक्चर बना देती है। डेलीगेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक कमिटी बनाई, कमिटी के अंदर उन्होंने हायरार्की बना दी, उसमें कहा कि भाई एक पर्सन ऊपर है, उसके नीचे 2 लोग हैं, उसके नीचे 3 लोग हैं, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। उससे क्या हुआ कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि मेरा काम कौन से 2 लोग करेंगे, उनके नीचे जो 3 लोग हैं वो कौन कौन से लोग क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह के डेलीगेशन स्ट्रक्चर में जब आप डेलीगेट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल डेलीगेशन, राइट। तो क्लियर है, ये ओवरलैपिंग हो सकता है। मैं अगेन यहाँ पे पॉइंट कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि अगर फॉर्मल डेलीगेशन है तो वो स्पेसिफिक नहीं हो सकता, वो ओवरलैपिंग थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। में और क्या टाइप्स है? तो हमारे पास इनफॉर्मल डेलीगेशन। इनफॉर्मल क्या है कि जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से आपको डेलीगेट करना पड़ रहा है, बट फॉर्मल में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन रूल नहीं है कि आपको डेलीगेट करना है। बट आप मान लीजिए बीमार पड़ गए, आपको कुछ काम आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको पर्सनल इश्यूज आ गए, कुछ इस तरह के सिचुएशन में जब अपने काम को आप इनफॉर्मल लेवल पे डेलीगेट कर देते हो। हम जैसे कई बार कह नहीं देते कि यार मैं कल नहीं आ पाऊंगा, आप प्लीज मेरा काम कर देना, तो वो एक इनफॉर्मल डेलीगेशन, राइट। वहां पे कोई फॉर्मल लेटर नहीं निकली, कोई फॉर्मल डेलीगेशन नहीं हुआ, कोई टॉप मैनेजमेंट को मैंने नहीं बताया कि ये मेरे बिहाफ पे काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनफॉर्मल डेलीगेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड डेलीगेटेड अथॉरिटी। डेलीगेटेड अथॉरिटी होता है द अथॉरिटी इज गिवन बाय द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट इन डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब कई बार आप क्या करते हो, अपने बिहाफ पे अपनी पावर्स भी डेलीगेट कर देते हो। सारी पावर तो नहीं हो सकती, बट थोड़ी पावर जो होती है वो आप डेलीगेट कर देते हो। तो जब इस तरह का कोई डेलीगेशन होता है, जैसे हम कहते नहीं कि हमने पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे दी फॉर द टाइम बीइंग, तो जो पावर ऑफ अटर्नी आप किसी को दे रहे हो, इसका मतलब आपने एक अथॉरिटी दे दी उसको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कि वो उतने पीरियड तक सारा काम वो देखेगा। दैट इज कॉल्ड डेलीगेटेड अथॉरिटी। नेक्स्ट इज कॉल्ड लैटरल डेलीगेशन। लैटरल डेलीगेशन व्हेन द सबऑर्डिनेट डज नॉट follow the formal vertical hierarchy and seeks any other superior or guidance for it, is called lateral delegation. Again a very important question for MCQ. कई बार MCQ में पूछा जाता है lateral delegation क्या होता है कि जब आप अपने hierarchy में, मान लीजिए मेरा एक डिपार्टमेंट है, मेरे डिपार्टमेंट में कुछ hierarchy बनी हुई है, मैं उस डिपार्टमेंट में अपने hierarchy को फॉलो नहीं करता, बल्कि आप किसी और डिपार्टमेंट में जाकर अपना काम डेलीगेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटरल डेलीगेशन। कि आपने लेटरल रूट फॉलो किया है, डायगोनल रूट फॉलो किया है रादर देन द स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो दैट इज कॉल्ड लेटरल डेलीगेशन। आई होप कि आपको डेलीगेशन के सारे टाइप समझ में आ गए। नेक्स्ट वी हैव इज इफेक्टिव डेलीगेशन। अब डेलीगेशन को आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज है प्रोवाइड गाइडेंस, ट्रेनिंग एंड एडवाइस एज व्हेन रिक्वायर्ड टू डेलीगेट्स। आप जिसको भी डेलीगेशन कर रहे हो, जिसको भी काम दे रहे हो, उनको गाइडेंस दो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको एडवाइस दो टाइम टू टाइम, सो दैट कि काम में कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज
define goal, responsibility and expected result to the subordinate and motivate them to perform the delegated task. Obviously बात है, अगर किसी को आप काम दे रहे हो तो आप उनको गोल्स बताओ, उनको डेडलाइंस बताओ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, आप क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट उससे रखते हो वो बताओ, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अच्छा काम करेंगे. एंड उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करना पड़ेगा. हो सकता है आपने जो काम दिया उनको नहीं आ रहा, उनको करना नहीं आता, उनको करने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरह के इश्यूज यहां पर आ सकते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर किसी से काम लेना है, आप फियर से किसी से एक दिन काम ले सकते हो, लेकिन अगर आप किसी को मोटिवेट करके काम लेना चाहते हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करो. अगर किसी का कुछ गलत हुआ तो उसको समझाओ, उसको सिखाओ कि भाई कैसे आपसे ये गलती क्यों हुई और किस चीजों को आप बता सकते हो, रादर देन कि आप उनको पब्लिकली कहीं हिरास कर रहे हो या उनको दिक्कत दे रहे हो. तो उससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट कभी भी आपके काम को, डेलीगेशन को कभी एक्सेप्ट करना पसंद ही नहीं करेगा. उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन बिल्कुल फेल हो जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रोवाइड कंप्लीट फ्रीडम. काफी हद तक फ्रीडम दीजिए. जब एक बार आपने डेलीगेट कर दिया तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा फ्रीडम दीजिए ताकि लोग अपने हिसाब से सोच समझकर आपसे काम ले सके. उनको बस इतना कह दीजिए कि अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझसे जरूर आकर मिले. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अलाउ द सबऑर्डिनेट्स टू सी द बिग पिक्चर, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन. एक बात याद रखिएगा, जब भी डेलीगेशन होता है ना, तो जो सबऑर्डिनेट होता है वो ये कहता है कि बॉस खुद तो कोई काम करते नहीं, अपना काम मुझे दे देते. ये बड़ा कॉमन है, हर पर्सन आपको बोलता हुआ मिल जाएगा. और इस चीज को अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई थोड़ा बड़ा पिक्चर देखो. जब आप इन कामों को सीख जाओगे तो आप मेरे लेवल पे, मेरे मैनेजर के लेवल पर भी आ सकते हो, मुझसे भी ऊपर लेवल तक जा सकते हो. तो एक कॉन्फिडेंस की भी बात है, ट्रस्ट की बात है, कोऑपरेशन की बात है, प्लस एक विजन की बात है कि सामने वाला मैनेजर कैसे आपको समझा रहा है. Next is establishing the adequate standards against which the subordinate can measure and evaluate their performance. कई बार आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सिस्टम बना के देना पड़ता है कि लास्ट में जब टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, गोल पूरे हुए या नहीं हुए, एक पूरा कंट्रोल फंक्शन आप लास्ट में यूज करके देख सकते हो या सबऑर्डिनेट यूज करके देख सकता है कि फाइनली उसको उससे फायदा हुआ या नहीं. आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि डेलीगेशन किस तरीके से काम करता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आप मेरे चैनल पसंद करते हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. अगर आप मेरी MCQ सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, आप चाहें तो उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप PSU की तैयारी कर रहे हैं, आप UGC नेट मैनेजमेंट की, RBI ग्रेड B की, किसी स्टेट लेवल एग्जाम की, जहां पर भी मैनेजमेंट आता है और मैनेजमेंट के रिलेटेड जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, अगर आप उनमें से किसी भी MCQ सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ये मंथली लेवल पर मैं इसको रिलीज करता हूं. यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन. तो अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.